हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स। तो बच्चों, आज के सेशन में हम वो क्वेश्चन डील करेंगे जो कि पिछले 7 इयर्स में इस चैप्टर से एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आपको अंदाजा लगेगा कि एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन को उस हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं हमारे आज के सेशन को विद अवर फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर टुडे, जो कि हमसे पूछी गई थी इन नीट 2016 फेज 1। सो इस प्रॉब्लम में बच्चों हमसे पूछा जा रहा है स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड। तो गार्ड सेल्स को सराउंड करते हुए जो स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होते थे वो क्या कहलाते हैं? याद करने की कोशिश कीजिए। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। बाय द टाइम मैं ऑप्शंस रीड कर देता हूं। सो ऑप्शन ए में हमसे बोला जा रहा है कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, ऑप्शन बी में हमसे बोला जा रहा है सब्सिडरी सेल्स, ऑप्शन सी इज बोलेफॉर्म सेल्स या ऑप्शन डी लेंटिसिल्स। तो याद करने की कोशिश कीजिए, स्टोमेटा को सराउंड करते हुए स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स क्या कहलाते थे? देखिए यहां पर अगर सपोज दिस इज योर स्टोमेटा ऑफ अ डायकॉट लीफ, राइट, जिसको कि मैंने रफली ड्रॉ कर रहा हूं। सो ये है इसकी इनर वॉल जो कि थिक होती थी, राइट, और ये इनकी आउटर वॉल्स हैं। तो इनको सराउंड करते हुए आपको एपिडर्मल सेल्स कुछ नजर आते हैं जो कि स्पेशलाइज होते हैं इन देयर फंक्शन। एंड बेसिकली ये जो सेल्स होते हैं ना, दे आर द स्टोर हाउस ऑफ पोटेशियम आयन, ओके, जो कि रेगुलेट करते हैं द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, राइट। सो ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स आपको नजर आ रहे हैं ये कहलाते हैं द सब्सिडियरी सेल्स, याद है? सो दीज आर द सब्सिडियरी सेल्स। सो इस केस में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा भाई? ऑप्शन बी, सब्सिडियरी सेल्स इटसेल्फ। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, विच इज प्रॉब्लम नंबर 2, दैट सेज वाटर वेपर कम्स आउट फ्रॉम द प्लांट लीफ थ्रू द स्टोमेटल ओपनिंग। ओके, थ्रू द सेम स्टोमेटल ओपनिंग carbon dioxide diffuses into the plant during the photosynthesis. So reason out the above statements using one of the following options. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है प्लांट लीफ पर पाए जाने वाले स्टोमेटल ओपनिंग्स के थ्रू वाटर वेपर जो है वो बाहर आता है। किस प्रोसेस के थ्रू? Yes, you guessed it right, that is transpiration, right? And same stomatal opening के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से डिफ्यूज इन करती है into the plant for which process? फोटोसिंथेसिस, राइट। सो इन दो फिनोमिनन या प्रोसेसेस से रिलेटेड आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट को रीजन आउट करना है फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो। चलिए एक एक करके सारे ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका जिसमें बोला जा रहा है बोथ प्रोसेसेस कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली। मतलब ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं जिसमें हम ट्रांसपायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, क्या ये साइमल्टेनियसली अकर नहीं करती हैं? ऑब्वियसली दे कैन अकर साइमल्टेनियसली। मैंने आपको बताया था ना, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट अराउंड वीडियो में बता रहा था, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपायरेशन बेसिकली कॉम्प्रोमाइज है, जहां फोटोसिंथेसिस को एक तरह से फैसिलिटेट करने के लिए स्टोमेटल पोर्स ओपन होते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आए, बट वही स्टोमेटल पोर जो है वो रीजन बनता है जिसके थ्रू वाटर वेपर बाहर चले जाते हैं। तो वाटर लॉस हो जाता है फ्रॉम द प्लांट बाय वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय ट्रांसपायरेशन। तो यानी कि एक तरह से ये कॉम्प्रोमाइज ही तो हुआ। और ऊपर से हम कहते भी थे कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए ट्रांसपिरेशन जो है वो एक प्राइस है जिसको पे करना पड़ता है प्लांट को। तो दैट मींस ये दोनों प्रोसेसेस एक साथ अकर करती हैं। तो ये स्टेटमेंट तो हो गई रॉन्ग ना, इसलिए इस ऑप्शन को हम कर देंगे एलिमिनेट। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने बी ऑप्शन को, दैट सेज बोथ प्रोसेसेस कैन हैपन टुगेदर बिकॉज द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफरेंट। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए यहां बोला जा रहा है दोनों प्रोसेसेस एक साथ हो सकती हैं और इसलिए बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है वो डिफरेंट है, राइट। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट बेसिकली वो स्पीड है जिसके थ्रू जिस स्पीड से मॉलिक्यूल जो है वो डिफ्यूज आउट कर सके या डिफ्यूज इन कर सकते हैं। सो आप जानते हैं ना, यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो बेसिकली डिपेंड करती है कि
उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लीफ के अंदर कितना है और लीफ के बाहर एटमॉस्फेयर में कितना है। तो ऑब्वियसली जब वाटर वेपर का कॉन्सेंट्रेशन लीफ के अंदर ज़्यादा होगा और बाहर कम होगा तो और स्टोमेटल पोर ओपन होंगे तो ऑब्वियसली वो बाहर डिफ्यूज आउट कर जाएंगे, राइट। और मान लीजिए अगर लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम है और एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है तो स्टोमेटल पोर के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से डिफ्यूज इन कर जाएगी इनटू द लीफ। तो दैट मीन्स ये, और आपको मैंने बताया था डिफ्यूजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में भी। तो मैंने बोला था जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतनी फास्टर डिफ्यूजन होगा। दैट मीन्स जितना डिफरेंस होगा कॉन्सेंट्रेशन में इनसाइड द लीफ एंड इन द एटमॉस्फेयर उतनी फास्ट डिफ्यूजन का रेट होगा या स्पीड होगी। सो यही वो स्टेटमेंट है जो परफेक्टली कैरेक्टराइज कर रही है दोनों प्रोसेसेस को। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बट बाय द टाइम हम ऑप्शन सी और डी को भी रीड कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी में बोला जा रहा है द अबव प्रोसेस हैपेंस ओनली नाइट टाइम। सो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी तो यहाँ बात की जा रही है ना, वो तो रात के टाइम नहीं होती है, राइट। एंड सो ऑल्सो आपको पता है स्टोमेटा भी क्लोज रहते हैं नाइट टाइम में, तो ऑब्वियसली ट्रांसपायरेशन का रेट भी डेफिनेटली यहाँ पर कम हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, इसलिए इस ऑप्शन को कर दीजिए एलिमिनेट। देन अगर ऑप्शन डी की बात करें तो इसमें बोला जा रहा है वन प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम एंड द अदर ड्यूरिंग नाइट। ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। फोटोसिंथेसिस भले ही दिन के टाइम होती है, रेस्पिरेशन इवन क्योंकि हो रही है, और इवन आपकी जो स्टोमेटा है वो नाइट टाइम में भी हल्के से ओपन रहते हैं फॉर स्लाइट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। तो इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है जिसमें कि बोला जा रहा है ट्रांसपायरेशन नाइट में हो रहा है या सिर्फ नाइट में होता है, दिन में नहीं होता है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज डे टाइम में भी स्टोमेटा ओपन रहते हैं जिसके थ्रू ट्रांसपायरेशन और फोटोसिंथेसिस डेफिनेटली दोनों होते हैं। इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है दैट इज ऑल्सो wrong. So finally that the correct option here would be option B in this case. I hope you got all the points regarding this question. तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 3 that says a few drops of sap were collected by cutting across a plant stem by suitable method. The sap was tested chemically. Which one of the following test results indicates that it was a phloem sap? ठीक है, तो बेसिकली एक प्लांट स्टेम को कट किया गया बाय सूटेबल मेथड और उससे निकलने वाले सैप को कलेक्ट किया गया, उसकी फ्यू ड्रॉप्स को, राइट, और उसको केमिकली एनालाइज किया गया, मतलब उस पर कुछ केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए गए और बाद में आपको बताना है कि ये इनमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी आपको यहाँ दे रखी है इन ऑप्शंस में वो डिफाइन करती है कि वो पर्टिकुलर सैप जो है वो फ्लोएम सैप होगा, मतलब फ्लोएम में फ्लो करने वाला सैप होगा, राइट। तो चलिए हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए एल्कलाइन, ऑप्शन बी लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्शन सी एब्सेंस ऑफ शुगर, ऑप्शन डी एसिडिक। ठीक है, तो याद कीजिए मैंने आपको जब बताया था फ्लोएम सैप के बारे में तो मैंने उसकी एक प्रॉपर्टी बताई थी कि फ्लोएम सैप बेसिकली एल्कलाइन इन नेचर होता है। क्यों होता है उसके पीछे का रीजन भी मैंने आपको बताया था, तो उसको जल्दी से यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको बोला था फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है बाय टू इंपॉर्टेंट फ्लोएम एलिमेंट्स जो कि हैं फर्स्टली द सीव ट्यूब्स, राइट, और ये इनकी क्रॉस वॉल्स हैं जिन्हें हम सीव प्लेट्स बुलाते हैं और ये परफोरेटेड होती है, मतलब इनमें आपको पोर्स देखने को मिलते हैं, राइट। इनका खुद का न्यूक्लियस नहीं होता ना मैच्योरिटी पे, तो इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए जो दूसरे सेल इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम बुलाते हैं द कंपेनियन सेल्स जो कि इनसे क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, राइट। और दोनों ही सेल्स यानी कि सीव ट्यूब एलिमेंट और जो आपके कंपेनियन सेल हैं उनका साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड होता है बाय स्मॉल ओपनिंग्स और पोर्स कॉल्ड दी पिट फील्ड्स, राइट। तो पिट फील्ड्स के थ्रू ये जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय द साइटोप्लाज्म। अब आपको पता है फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता था, इट यूज्ड टू हैपन फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक, मतलब उस सेल से जिसने कि फूड को सिंथेसाइज किया था, यानी कि द मेसोफिल सेल ऑफ द लीफ। सो सपोज दिस इज द मेसोफिल सेल ऑफ द लीफ जो कि फूड मैन्युफैक्चर किया, और मान लेते हैं एक सोर्स के बाद ये आ गया एक सिंक सेल, यानी कि एक ऐसा सेल जिसको कि फूड की रिक्वायरमेंट है। तो ये है द सिंक सेल, सपोज द रूट, ये रूट सेल है जिसको कि फूड की रिक्वायरमेंट है। सो दिस इज सोर्स एंड दिस इज द सिंक। तो सोर्स से सिंक की तरफ मूवमेंट कराना है, तो जो भी फूड यहां पर सिंथेसाइज होता है, सपोज ये हैं वो फूड पार्टिकल्स, राइट, तो उनका सबसे पहले तो लोडिंग होती है इनटू द कंपेनियन सेल, राइट। तो देखिए इनकी लोडिंग होने का क्या मतलब है, सुक्रोज मॉलिक्यूल लोड होते हैं मतलब उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। दैट मींस यहां पर एटीपी जो है वो स्पेंड किया जाता है टू टेक इन द सुक्रोज मॉलिक्यूल इनटू द कंपेनियन सेल्स।
ठीक है, ओके। एंड उसके बदले कंपेनियन सेल के साइटोप्लाज्म से प्रोटॉन्स जो हैं वो बाहर रिलीज किए जाते हैं, राइट। तो प्रोटॉन अगर रिलीज हो जाएंगे सराउंडिंग सेल में, और आपको पता है ना कंपेनियन सेल का साइटोप्लाज्म और जो सीव ट्यूब है उनका साइटोप्लाज्म कनेक्टेड है। दैट मींस प्रोटॉन जो हैं वो बेसिकली अगर कंपेनियन सेल में उनकी कमी हो जाती है तो वो कहां से लेंगे, सीव ट्यूब एलिमेंट से। तो इसका मतलब एक तरह से प्रोटॉन का यहां पर आपको डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी जितनी बार फूड की मॉलिक्यूल की एंट्री होगी, isn't it? तो इसका मतलब फाइनली जब वो फूड एंटर करेगा इनटू दिस फ्लोएम सीव ट्यूब, तो उसके बाद जब वो प्रेशर फ्लो के थ्रू मूव करेगा टुवर्ड्स द रूट सेल, तो ऐसे फ्लोएम सैप में आपको प्रोटॉन्स की कमी नजर आएगी। और प्रोटॉन्स अगर कम होंगे, H+ आयन कम होना मतलब क्या हुआ, वहां पर उसका जो pH होगा दैट इज गोइंग टू बी हाई, और हाई pH इंडिकेट करता है अल्कलाइन नेचर को। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए, अल्कलाइन, राइट। अगर बात की जाए बाकी के ऑप्शंस की, तो ऑप्शन बी में बोला जा रहा है लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो हो नहीं सकता बिकॉज ये प्योर, आपको पता है ना फ्लोएम सब प्योरली वाटर तो है नहीं, उसमें सब्सटेंसेस डिसॉल्व हैं, तो ऑब्वियसली उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा, isn't it? एंड एब्सेंस ऑफ शुगर डेफिनेटली नहीं होगी बिकॉज फ्लोएम सैप बेसिकली शुगर को ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है विद इन द प्लांट बॉडी, और एसिडिक हो नहीं सकती। सो फाइनली द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन ए। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 4 को, जो कि हमसे पूछी गई थी इन नीट 2017। सो इस प्रॉब्लम में हमसे बोला जा रहा है द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है। एंड आई नो आप सभी को इसका जवाब पता है, बाय द टाइम मैं रीड कर रहा हूं ऑप्शन, आप मुझे जवाब बताइए। सो ऑप्शन ए इज लेस देन 0, ऑप्शन बी मोर देन 0 बट लेस देन 1, ऑप्शन सी मोर देन 1, या ऑप्शन डी 0। सो आई नो यू ऑल नो वेरी वेल कि वाटर जो है, खास करके प्योर वाटर की मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होती है और वो होता है 0, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन डी 0। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 5 को, दैट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर। सो दी हुई इन कौन सी प्रॉपर्टी में से या ऑप्शन में से आपको एक ऐसा ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है जो कि फैसिलिटेट करता है, यानी कि हेल्प करता है स्टोमेटल अपर्चर की ओपनिंग में, राइट। चलिए ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए डिक्रीज इन द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। तो गार्ड सेल की अगर टर्जिडिटी घट जाएगी तो क्या स्टोमेटल अपर्चर ओपन होगा? नो ना। आपको पता है गार्ड सेल की अगर टर्जिडिटी लूज हो जाती है, वो वाटर लूज कर देगा तो वो फ्लैसिड हो जाएगा, और फ्लैसिड होगा तो ऑब्वियसली जो स्टोमेटल अपर्चर है वो बंद हो जाता है, ना कि ओपन होगा। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट है रॉन्ग, इसलिए इसको कर दीजिए एलिमिनेट। चलिए देखते हैं अपनी बी ऑप्शन को, दैट सेज रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रल्स इन द सेल वॉल ऑफ द गार्ड सेल्स। यस, दिस इज द ऑप्शन जो कि करेक्ट होगा। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स होते हैं उनकी वॉल्स में, इमेजिन कीजिए दिस इज अ स्टोमेटा, ठीक है, तो ये इनके गार्ड सेल्स हैं, ये इनकी इनर वॉल है जो कि है थिक, ठीक है। तो इस स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स होते हैं उनकी वॉल में आपको रेडियल अरेंजमेंट देखने को मिलता है ऑफ द सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रल्स। रेडियल अरेंजमेंट आई होप आप सभी जानते होंगे, है ना, दे आर अलोंग दी सेम रेडियस, ओके, दैट मींस ये रेडिएट कर रहे हैं बाहर की तरफ, ओके। सो देखिए इस टाइप के अरेंजमेंट में क्या होता है, जब वाटर अंदर आएगा ड्यू टू एंड ऑस्मोसिस, पानी जब अंदर आएगा तो जब ये सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रल्स अब्सॉर्ब करेंगे तो वो स्ट्रेच करेंगे, तो जब वो स्ट्रेच करेंगे तो ये जो गार्ड सेल्स हैं वो बल्ज आउट कर जाएंगे, और इसकी वजह से स्टोमेटल पोर की या अपर्चर की ओपनिंग नजर आएगी आपको। सो दैट मींस यही वो ऑप्शन है जो कि करेक्ट स्टेटमेंट को बता रहा है रिगार्डिंग दी ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर, जो कि बेसिकली फैसिलिटेट या हेल्प कर रहा है स्टोमेटा को ओपन करने में। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन बी। आइए देख लेते हैं ऑप्शन सी और डी को भी। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेशन ऑफ द सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रल्स इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल्स। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। जो आपको अरेंजमेंट देखने को मिलता है सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रल्स का गार्ड सेल्स की वॉल में, वो रेडियल होता है, ना कि लॉन्गिट्यूडनल, मतलब वो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल नहीं होगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल अगर होता तो गार्ड सेल जो है वो ऐसे गर्थ में इंक्रीज नहीं करते, राइट, वो बल्ज आउट नहीं करते, बल्कि वो ऐसे एक्सटेंड हो जाते लेंथ में, isn't it? तो स्टोमेटल ओपनिंग तब फैसिलिटेट नहीं होती, तो इसीलिए ऑप्शन सी यहां पर रॉन्ग स्टेटमेंट है। दैट मींस ये ऑप्शन कर दीजिए एलिमिनेट। अगर हम देखें ऑप्शन डी को, दैट सेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल्स।
गार्ड सेल की जो आउटर वॉल है ये अगर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी तो क्या आपका स्टोमेटल अपर्चर ओपन हो पाएगा? नो ना, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। हेंस आपका जो करेक्ट ऑप्शन है इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन बी इटसेल्फ। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 6 को, जो कि हमसे पूछी गई थी इन नीट 2018। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय, यानी कि स्टोमेटा का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये बेसिकली जो उनका मूवमेंट होता है वो इनमें से कौन से फैक्टर से अफेक्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, या ऑप्शन डी लाइट। तो बेसिकली हमें फाइंड करना है वो फैक्टर जो कि अफेक्ट नहीं करता है। सो स्टोमेटा की ओपनिंग किन किन फैक्टर से अफेक्ट होती है वो आपको पता ही होगा। आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे स्टोमेटा यूजुअली ओपन होते हैं बिकॉज ट्रांसपायरेशन का रेट धीरे धीरे बढ़ेगा, राइट। बट अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो टेम्परेचर अफेक्ट करता है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। दैट मीन्स ये वो फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है, हेंस ये ऑप्शन को आप कर दीजिए एलिमिनेट। बात करते हैं अगर लेट्स सी अबाउट लाइट। तो लाइट के बारे में भी आप जानते हैं, लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है ना। आपको पता है लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए स्टोमेटा जो है वो ओपन होते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम। बट अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो वो एक स्ट्रेस कंडीशन मानी जाती है, और स्ट्रेस कंडीशन में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड, जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग को बेसिकली वापस से क्लोज कर देता है अंडर हाई लाइट इंटेंसिटी। मतलब लाइट जो है वो अगेन अफेक्ट कर रही है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। दैट मींस ये भी फैक्टर है जो कि ट्रांसपिरेशन और बेसिकली द स्टोमेटल ओपनिंग या मूवमेंट को अफेक्ट कर रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन की। तो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन अगर मान लीजिए प्लांट के सेल्स में एब्सेंट है या कम है तो ऑब्वियसली स्टोमेटा ओपन होंगे टू टेक इन मोर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, है ना। जब अंदर कमी है कार्बन डाइऑक्साइड की तो बाहर से ली जाएगी और उस टाइम पे स्टोमेटा ओपन होंगे। और अगर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे कि नॉर्मली नाइट टाइम में होता है, राइट, क्योंकि दिन के टाइम पे तो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज कर ली जाती है जो रेस्पिरेशन में रिलीज होती थी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट ड्यूरिंग नाइट टाइम फोटोसिंथेसिस तो बंद हो जाता है बट रेस्पिरेशन कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी प्लांट के अंदर ज्यादा होता है और उस टाइम पे स्टोमेटा क्लोज होते हैं। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अगेन अफेक्ट करता है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो हेंस ये वाला जो फैक्टर है इट अगेन अफेक्ट्स, इसीलिए इस ऑप्शन को भी आप कर दीजिए एलिमिनेट। एंड फाइनली वी आर लेफ्ट विद ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, जो कि है हमारा करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कहीं से भी अफेक्ट नहीं करता है स्टोमेटा की मूवमेंट या ओपनिंग और क्लोजिंग को। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो ऑप्शन बी ओवर हियर इज गोइंग टू बी करेक्ट। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 7 को, जो कि हमसे पूछी गई थी इन नीट 2019। सो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर्स इन फ्लोएम। तो फ्लोएम में शुगर्स का जो मूवमेंट होता है वो किस डायरेक्शन में होता है। एंड आई नो दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आप सभी को बिना ऑप्शन के ही आंसर पता है। सो बाय द टाइम आई एम रीडिंग डाउन द ऑप्शंस, आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। सो ऑप्शन ए इज अपवर्ड, ऑप्शन बी डाउनवर्ड, ऑप्शन सी बाय डायरेक्शनल, ऑप्शन डी नॉन मल्टी डायरेक्शनल। सो आई नो दैट यू ऑल नो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी बाय डायरेक्शनल। दैट मीन्स आपको फ्लोएम के थ्रू जो शुगर्स का मूवमेंट देखने को मिलता है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में ही देखने को मिलेगा। सो यू रिमेंबर ना, मैंने आपको बोला था कि सपोज अगर ये फ्लोएम का आपको ट्यूब दिखाया जा रहा है, दैट इज सीव ट्यूब, ओके। सो और ये यहां पर एक लीफ सेल है जो कि बेसिकली क्या है, एक सोर्स है, राइट, क्योंकि यहां पर ही फूड मैन्युफैक्चर हो रहा है। अब रिक्वायरमेंट कहीं भी हो सकती है, मान लीजिए किसी रूट के सेल को रिक्वायर्ड हो, राइट, तो रूट के सेल को अगर रिक्वायरमेंट होगी तो डेफिनेटली जो फूड है वो यहां पर आने के बाद नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, राइट, टुवर्ड्स द रूट सेल, बिकॉज यहां पर फूड की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है कि कोई ऐसा प्लांट पार्ट हो जो कि अबव दिस लीफ प्रेजेंट हो, से स्टेम की टिप ही हो, तो हो सकता है स्टेम पर जो टिप सेल्स प्रेजेंट हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट हो, बिकॉज वो भी मेटाबॉलिकली एक्टिव है, तो उनको सप्लाई करने के लिए फूड का डायरेक्शन ऊपर भी हो सकता है। दैट मीन्स जो डायरेक्शन है फूड के मूवमेंट का विद इन द फ्लोएम इज गोइंग टू बी इन बोथ डायरेक्शन, अपवर्ड एंड downward. That is why we call it bi-directional movement. So I hope you all got the point. The correct option here would be option
सी बाई डायरेक्शनल। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 8 को, दैट सेज पाइनस सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन, दिस इज बिकॉज। तो पाइनस की जो सीड्स होती हैं वो किसी फंगस के साथ एसोसिएट किए बिना ना तो जर्मिनेट कर पाती हैं और ना ही अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाती हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे का आपको रीजन फाइंड आउट करना है फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन बिलो। तो चलिए ऑप्शन ए में बोला जा रहा है इट्स सीड्स कंटेन इनहिबिटर दैट प्रिवेंट्स जर्मिनेशन। तो क्या पाइनस की सीड्स में कोई इनहिबिटर प्रेजेंट है जो कि सीड के जर्मिनेशन को रोक देता है? या ऑप्शन बी इट्स एम्ब्रायो इज इमेच्योर, कि या इनका एम्ब्रायो ही इमेच्योर है जिसकी वजह से सीड जर्मिनेट ही नहीं कर पाता है क्योंकि वायबल प्लांट ही नहीं बन पाएगा अपॉन जर्मिनेशन। या ऑप्शन सी इट हैज ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद माइकोराइजे, या फिर हमसे बोला जा रहा है कि ये एक ऑब्लिगेट यानी कि कंपल्सरी रिलेशनशिप डेवलप करता है विथ माइकोराइजे। सो आई होप यू रिमेंबर माइकोराइजे क्या होते हैं। माइकोराइजे एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं जहां पर एक फंगस किसी हायर प्लांट की रूट के साथ एसोसिएट करती है और म्यूचुअली एक दूसरे को बेनिफिट करती है, राइट। सो ऑप्शन डी में हमसे बोला जा रहा है कि इट हैज अ वेरी हार्ड सीड कोट, और हमसे बोला जा रहा है कि मतलब यहाँ पर जो पाइनस की सीड है उसका सीड कोट ही बहुत हार्ड होता है जिसकी वजह से वो ब्रेक नहीं होगा और सीड एस्टैब्लिश नहीं कर पाएगी। सो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा? सो यू रिमेंबर मैंने आपको मेरे कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो में जब मैं आपको अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स बता रहा था तब मैंने आपको माइकोराइजल एसोसिएशन का रोल बताया था इन दी अपटेक एंड दी अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो मैंने आपको बोला था कुछ ऐसे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जैसे पाइनस होते हैं वो एक ऑब्लिगेट एसोसिएशन बनाते हैं विद माइकोराइजा या फंगस, जिसकी वजह से फंगस का जो एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ना उनके रूट्स के अराउंड, वो क्या करता है वाटर को अब्सॉर्ब करने में उनको बहुत हेल्प करता है, राइट। सो इसीलिए यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेफिनेटली ऑप्शन सी होगा क्योंकि यहां पाइनस की सीड्स के बारे में ही बात की जा रही है जो कि मैंने डिस्कस किया था मेरे कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो में। सो यहां पर एक ऑब्लिगेट एसोसिएशन डेवलप किया जाएगा विद द माइकोराइजे जो कि उनको वाटर अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और मैंने आपको बताया था पाइनस क्या करेगा उसके बदले, उस फंगस को कैसे बेनिफिट करेगा, बाय प्रोवाइडिंग इट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एज वेल एज शुगर्स। सो इसका मतलब यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी इन दिस केस। आई होप यू गॉट दैट। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 9 को, दैट सेज जाइलम ट्रांसलोकेट्स, यानी कि हमें बताना है कि आखिरकार जाइलम जो है वो किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स ओनली, ऑप्शन बी वाटर मिनरल सॉल्ट्स एंड सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ओनली, ऑप्शन सी वाटर मिनरल सॉल्ट सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हॉर्मोन्स, या ऑप्शन डी वाटर ओनली। तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था पॉइंट्स टू रिमेंबर वाले सेक्शन में मेरे कॉन्सेप्ट अराउंड वीडियो के कि आपको याद रखना है जाइलम के थ्रू यानी कि जाइलम सैप में ना केवल वाटर और मिनरल्स होते हैं बट कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू द जाइलम। सो ऑब्वियसली हियर द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी, जहां पर आपको ये सारे के सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो मेंशन्ड है। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है इन दिस केस। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 10 जो कि हमसे पूछी गई थी इन नीट 2020। सो इस प्रॉब्लम में हमसे बोला जा रहा है द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग। तो नाइट्स और अर्ली मॉर्निंग के टाइम पर जो ग्रास की लीफ ब्लेड्स होती हैं यानी कि ग्रास की जो लीफ लैमिना होती है उनसे वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में लॉस हो जाता है। तो इस लॉस के पीछे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है दैट वी हैव टू फाइंड। चलिए ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए ट्रांसपायरेशन, ऑप्शन बी रूट प्रेशर, ऑप्शन सी इम्बाइबिशन, या ऑप्शन डी प्लाज्मोलाइसिस। सो आई होप यू ऑल रिमेंबर कि इसके पीछे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। बल्कि आप ये याद करिए कि ये जो वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट इसे हम क्या बुलाते थे, गटेशन। और गटेशन के पीछे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल था, दैट वाज रूट प्रेशर, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी रूट प्रेशर। सो रूट प्रेशर क्या होता है आपको पता है ना। देखिए रूट प्रेशर कैसे डेवलप होता है, ये एक पॉजिटिव प्रेशर है यानी कि जिसमें कि वाटर जो है वो पुश किया जाएगा ऊपर की तरफ। कैसे? बिकॉज आपको पता है वाटर का जो ऑब्जॉर्प्शन है वो सॉइल से कंटिन्यूसली चलता रहेगा क्योंकि आपको पता है रूट में हाइपरटोनिक कंडीशन मेंटेन रहती है और सॉइल बाहर से अंदर आता ही रहेगा। जब पानी अंदर आता रहेगा तो वो जाइलम में जो वाटर कॉलम है उसको ऊपर की तरफ पुश करता रहेगा। बट ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग्स एंड नाइट टाइम व्हाट हैपेंस इज जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो कम हो जाता है। तो ये जो अंदर से आने वाला पानी जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है उसको निकलने की जगह नहीं मिलेगी बिकॉज टोमेटो तो क्लोज है। तो इसीलिए वो लीफ की जो मार्जिन होती हैं उनसे वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ऊज आउट करता है, रिलीज हो जाता है और उसे हम गटेशन बुलाते हैं। सो जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल था
for this type of a phenomena was a root pressure in this case. So this is a positive pressure, ये आप याद रखिएगा. So correct option is option B. तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 11 को, जो कि हमसे पूछी गई थी इन नीट 2021. सो बच्चों इस प्रॉब्लम में हमसे बोला जा रहा है टू मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. तो बेसिकली यहाँ पर आपको दो कॉलम दे रखे हैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के नाम से, जिनके आइटम्स को करेक्टली आपको मैच करना है और फाइंड करना है करेक्ट आंसर को फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो. ठीक है, तो लिस्ट 1 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर वाटर के कुछ फोर्सेस या फिर प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही हैं और उनको एलैबोरेट किया गया है इन लिस्ट 2. तो आपको उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को उसके करेक्ट एलैबोरेशन से मैच करना है. तो चलिए लिस्ट 1 का जो पहला आइटम है दैट इज कोहेजन. सो आई होप यू ऑल रिमेंबर कोहेजन एक ऐसा फोर्स है जो कि सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में देखने को मिलता है. तो यहाँ पर सिंस चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, तो बेसिकली मूवमेंट या ट्रांसपोर्टेशन मोस्टली आपको वाटर का देखने को मिलेगा. तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन देखने को मिलता है दैट इज कोहेजन. सो हेंस ए वाला जो ऑप्शन है दैट इज गोइंग टू मैच विद द सेकंड, जहां पर बोला जा रहा है म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके, चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट आइटम दैट इज एडहेजन. सो एडहेजन क्या हुआ? अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन. तो यूजुअली जो वाटर है वो जाइलम वेसल जैसे उनकी जो वॉल होती है वो पोलर नेचर को एक तरह से पोजेस करती है. तो वाटर का अट्रैक्शन टुवर्ड्स दोस पोलर सरफेसेस इज कॉल्ड एडहेजन. सो एडहेजन जो है इट इज अट्रैक्शन टुवर्ड्स दी पोलर सरफेसेस. तो बी आपका यहाँ पर 4 से मैच हो रहा है. तो देखिए ए सेकंड से मैच कहाँ हो रहा है, किस ऑप्शन में? इन द ऑब्वियसली ऑप्शन ए एंड बी. एंड सी एंड डी में ये मैच नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन सी एंड डी यहाँ पर कर दीजिए एलिमिनेट. फाइल ऑप्शन बी जो है वो यहां पर मैच कर रहा है विद द 4th. तो बी को 4 से मैच कराया जा रहा है किसमें? ओनली इन ऑप्शन ए. दैट मींस द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन ए. ऑप्शन बी भी यहां पर एलिमिनेट हो जाएगा. तो आइए इसकी मैचिंग को हम वेरीफाई कर लेते हैं एक बार करेक्टली मैच करके. नेक्स्ट वी हैव सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन रिप्रेजेंट करता है मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेस, है ना. सरफेस जो टेंशन होती है वो बेसिकली एक ऐसी फिनोमेना है जिसमें कि आपको बताया गया है कि दो वाटर मॉलिक्यूल अगर लिक्विड फेज में है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए उनकी टेंडेंसी होगी टू ऑक्यूपाई अ मिनिमम सरफेस एरिया, राइट. और अगर हम बात करें गैशियस फेज में उन्हीं वाटर मॉलिक्यूल की यानी कि वेपर फॉर्म में, तो उनके वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो थोड़े फार अपार्ट होंगे, जिसकी वजह से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से उनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा. बट सरफेस टेंशन होता है द टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया, जो कि लिक्विड फेज में ज्यादा होती है. इसीलिए यहां पर सी जो है वो फर्स्ट से मैच कर जाएगा. तो सी यहां पर देखिए फर्स्ट से मैच हो भी रहा है. एंड लास्टली वी हैव गटेशन. गटेशन जो होता है वाटर का लॉस होता है इन द लिक्विड फेज यानी कि इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. आई होप आपको याद होगा. सो यहां पर डी मैच कर रहा है विद द 3rd वन, सो वो भी यहां पर करेक्टली मैच्ड है. सो फाइनली द ऑप्शन विच इज करेक्ट हियर वुड बी ऑप्शन ए. तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 12 को. दैट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग एपोप्लास्टिक पाथवे. सो इनमें से दिया हुआ कौन सा फीचर एपोप्लास्टिक पाथवे में नहीं देखा जाता है? सो आई होप यू ऑल रिमेंबर एपोप्लास्टिक पाथवे क्या होता है. एक ऐसा पाथवे जिसमें वाटर जो है वो सेल की सेल वॉल से क्रॉस कर सकता है या फिर इंटरसेल्युलर स्पेसेस से क्रॉस करता है, बट वो किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म को क्रॉस नहीं करेगा, राइट. ओके, सो इनमें से कौन सा फीचर आपको एपोप्लास्ट में नहीं देखने को मिलेगा वो हम फाइंड करेंगे. चलिए ऑप्शन ए में बोला जा रहा है द मूवमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. सो क्या एपोप्लास्टिक पाथवे में आपको मूवमेंट वाटर का जो है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू हेल्प करता हुआ नजर आता है? नो ना, बिकॉज यू नो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग साइटोप्लाज्म में होती है और एपोप्लास्टिक पाथवे में वाटर साइटोप्लाज्म को क्रॉस ही नहीं करता है. दैट मीन्स यही वो फीचर है जो कि एपोप्लास्टिक पाथवे में ऑब्जर्व नहीं होता है. दैट मीन्स यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट. चलिए बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं. ऑप्शन में भी बोला जा रहा है एपोप्लास्ट इज कंटिन्यूअस एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट. यस, दैट्स परफेक्टली करेक्ट, राइट. क्योंकि एपोप्लास्ट में आपका जो वाटर का मूवमेंट है या तो वो इंटरसेल्युलर स्पेस के थ्रू हो रहा है या फिर सेल की सेल वॉल के थ्रू हो रहा है, जहां पर कोई बैरियर प्रेजेंट नहीं है. वहीं अगर ये वाटर साइटोप्लाज्म को क्रॉस करता तो साइटोप्लाज्म की जो विस्कोसिटी है या उसकी जो डेंसिटी है और उनमें फ्लोट करते हुए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इनके मूवमेंट को और स्लो बना देते, राइट. क्योंकि वो उनको एक तरह से अपोज भी करते हैं. तो इसीलिए एपोप्लास्टिक पाथवे जो है वो कंटिन्यूअस भी है और उसको कोई बैरियर नहीं देखने को मिलता. ये स्टेटमेंट जो है एपोप्लास्टिक पाथवे से रिलेटेड करेक्ट है, यानी कि ये फीचर ऑब्जर्व किया जाता है, इसीलिए इस ऑप्शन को आप कर दीजिए एलिमिनेट. ठीक है,
चलिए देखते हैं ऑप्शन सी दैट सेज मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू इंटरसेल्युलर स्पेसेस एंड वॉल्स ऑफ सेल। परफेक्टली करेक्ट। ये वाला फीचर तो डेफिनेटली आइडेंटिफाइंग फीचर ही होता है एपोप्लास्टिक पाथवे का, तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि वाटर का मूवमेंट इंटरसेल्युलर स्पेसेस और सेल वॉल के थ्रू होगा। तो ये फीचर भी देखने को मिलता है, इसीलिए इस फीचर को भी हम यहां पर कर देंगे एलिमिनेट। एंड लास्टली वी हैव ऑप्शन डी दैट सेज द मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। परफेक्टली करेक्ट। एपोप्लास्टिक पाथवे में आप देखते हैं जो वाटर है मूवमेंट, वाटर का जो मूवमेंट है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता है। दैट मींस ये वाला फीचर भी आपको ऑब्जर्व करने को मिलता है इन एपोप्लास्टिक पाथवे। इसका मतलब ये वाला फीचर भी यहां पर कर दीजिए एलिमिनेट। सो फाइनली द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन ए। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं हमारे आज के सेशन की लास्ट प्रॉब्लम को, विच इज प्रॉब्लम नंबर 13, जो कि अगेन हमसे नीट 2022 में पूछी गई थी। सो इस प्रॉब्लम में हमसे बोला जा रहा है एडिशन ऑफ मोर सोल्यूट्स इन अ गिवन सोल्यूशन विल। तो बच्चों हमसे बोला जा रहा है कि अगर हम एक सोल्यूशन में मोर सोल्यूट ऐड कर दें, यानी कि ज्यादा सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को ऐड करें, तो उस पर क्या इफेक्ट आएगा। सो ऑप्शन ए इज मेक इट्स वाटर पोटेंशियल जीरो। क्या वो उसका वाटर पोटेंशियल को जीरो कर देगा सोल्यूशन के, है ना। ऑप्शन बी नॉट अफेक्ट द वाटर पोटेंशियल एट ऑल। क्या वो सोल्यूशन के वाटर पोटेंशियल को बिल्कुल भी अफेक्ट ही नहीं करेगा। ऑप्शन सी रेजेस इट्स वाटर पोटेंशियल। क्या सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। या ऑप्शन डी लोअर्स इट्स वाटर पोटेंशियल, या फिर सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल घट जाएगा ड्यू टू एडिशन ऑफ सोल्यूट। सो यू रिमेंबर बच्चों, वाटर पोटेंशियल जो है वो दो फैक्टर्स पे ही डिपेंड करता था। कौन कौन से थे वो दो फैक्टर्स। वन वॉज सोल्यूट एंड द अदर वॉज प्रेशर। तो सोल्यूट का क्या इफेक्ट होता था वाटर पोटेंशियल पे, याद कीजिए मैंने आपको बोला था कि सोल्यूट ऐड करने पर वाटर की फ्री एनर्जी घट जाती है, और वही फ्री एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, वाटर पोटेंशियल, राइट। तो अगर वाटर का फ्री एनर्जी जो है वो कम हो जाएगा, तो वाटर की वर्क करने की जो पोटेंशियल है वो भी कम हो जाएगी। दैट मींस एडिशन ऑफ सोल्यूट डिक्रीजेस या लोअर्स इट्स वाटर पोटेंशियल। सो करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन डी। देखिए मैंने आपको बताया था ना, वाटर के में अगर सोल्यूट ऐड करते हैं तो सोल्यूट क्या करते हैं, सपोज ये एक सोल्यूट मॉलिक्यूल है, तो सोल्यूट जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वो कुछ इंटरैक्शंस शो करेंगे विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अगर ये सोल्यूट मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्शन शो करेंगे, दैट मींस ये जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स अभी तक थे वो अब एक तरह से बाउंडेड हैं बाय दिस सोल्यूट मॉलिक्यूल, है ना। क्योंकि और अगर ये इनके साथ इंटरैक्शन शो कर रहे हैं तो इनकी एनर्जी भी इस सोल्यूट के साथ इंटरैक्ट करने में ही इन्वॉल्व होगी, तो इनकी एनर्जी फ्री नहीं रही टू डू द वर्क। तो सोल्यूट ऐड करने पे फ्री एनर्जी वाटर की कम हो जाती है, बिकॉज वाटर के फ्री मॉलिक्यूल जो हैं वो कम हो जाएंगे। Hence, the correct option here would be option D, lower its water potential. I hope you got it. तो बच्चों इसी के साथ हमारे previous year questions from the chapter transport and plants होते हैं finish. I hope इन questions को practice करने में आपको बहुत मजा आया होगा। अब हम मिलेंगे अपनी next वीडियो में। Until then, आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, learn how free है पर best है।